Hey everyone, welcome to another episode. My name is Andrej Joshi, and today we have a truly exceptional guest joining us, Gilman. He recently achieved an incredible milestone by securing All India Rank 3 in C exams, an accomplishment that speaks volumes about his dedication, expertise, and strategic approach to mastering one of the most challenging professions out there. So गिलमन, थैंक यू आज टाइम निकाल कर इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। और आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बता सकते हैं और क्या मोटिवेशन था जिसके कारण आपने ये चीज अचीव कर पाई, और आगे के क्या प्लान्स है अभी। वो मतलब सीए जर्नी तो ऑब्वियसली मतलब बहुत डिफिकल्ट थी। अप्स एंड डाउन्स थे बहुत सारे। मतलब 5 साल लग गए, मतलब उसमें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़े। बट अल्टीमेटली ये था कि एटलीस्ट एक अच्छा सिक्योर में अच्छा अचीवमेंट मेरे लिए था। ये एक अच्छा माइलस्टोन मैंने अचीव किया। और आगे भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज की वजह से मुझे मिलेंगे। तो अभी लग रहा है कि जितना मेहनत किया, जो भी किया, सब काम आएगा आगे। तो ऑफ कोर्स अच्छा लगा मुझे। और आगे भी मेरा प्लान है कि फाइनेंस डोमेन में ही अपना करियर बिल्ड करूँ। और आगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। डेफिनेटली डेफिनेटली। और 5 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है, इतनी अर्ली स्टेज में सीए की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब दिमाग में क्या चीज चलती थी कि अब होगा नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, मतलब क्या वो एक मोटिवेशन था जिसके कारण आपने बोला कि नहीं, यही करना है और बिल्कुल कमाल करना है। अभी स्टार्टिंग में ऐसा कुछ मतलब मेरा ये था कि ट्वेल्थ के बाद अभी डिग्री एक करना ही है, और बाकी के जो कोर्सेस है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन है। तो सोचा साइड बाय साइड एटलीस्ट सीए चालू कर देते हैं और देखते कहाँ तक पहुंचते हैं। और लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, फर्स्ट लेवल क्लियर हुआ, सेकंड क्लियर हुआ, तो थोड़ा मुझे लगा, मोटिवेशन आया कि अभी क्लियर हो सकता है पूरा। तो फिर उसी डर से कि फेल ना हो जाए इतना आगे आके, तो वही मुझे मोटिवेशन देता था। और यूजुअली मतलब आप किस प्रकार के बच्चे हो कि जो बैक बेंचर्स होते हैं कि नहीं, जो बिल्कुल आगे बैठते हैं और बिल्कुल पढ़ाई करने वाले। नहीं नहीं, मैं पढ़ाई इतना मतलब पढ़ाई में मैं भले अच्छा था, लेकिन उसमें से नहीं था कि सिंसियरली जो पढ़ाई करे। मतलब आपने आपको पूरा टाइम एंजॉय किया है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, बोल सकते हैं। तो लेकिन ट्वेल्थ के बाद सीए ही करना था आपको, स्टार्टिंग से स्कूल में पता था कि नहीं, ट्वेल्थ के बाद ही ये डिसीजन आपने लिया। ये मैंने टेंथ के बाद कहीं ना कहीं सोच के रखा था कि मतलब जब भी ट्वेल्थ मेरा होगा तो मैं डिग्री के साथ सीए स्टार्ट करूंगा एटलीस्ट। बाकी कहाँ तक मतलब कंप्लीट होगा नहीं होगा उसका कुछ सर्टेनिटी नहीं था, लेकिन डिसाइड तो किया था कि एटलीस्ट स्टार्ट तो करना है ट्वेल्थ के बाद ही। और अब मतलब ट्वेल्थ के बाद ऐसा लगता है कि जब मतलब ट्वेल्थ हो गई अब सब हो जाएगा, और फिर आपको पता चलता है कि वैसी एग्जाम देनी है जिसमें और ज्यादा मेहनत करनी है, इतना सब कुछ है। तो पहली बार वो जो फर्स्ट सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन होती है, तो उस टाइम पे क्या दिमाग में चलता था, क्योंकि उस टाइम पे तो अभी बहुत चीजें सीखनी है, अभी फाइनेंस इतना आता ही नहीं है, क्योंकि सीए तो अपने आप में ही एक अलग जर्नी है। तो वो स्टार्टिंग एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए। पहले तो मतलब मैं एक बार अपना सिलेबस देख रहा था कि कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो वो देख के लगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट वही है जो हमको ट्वेल्थ के कॉमर्स फील्ड में है। एक नया सब्जेक्ट था लॉ। मतलब वो देख के मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मतलब चालू कहाँ से करे, क्योंकि ये मतलब सीए कोर्स का एक फर्स्ट ऐसा सब्जेक्ट था जो मतलब सीए फील्ड से रिलेटेड था और एकदम ही अलग था। तो वो देख के थोड़ा लगता है कि यहाँ पे कैसे चालू करना है, और वहां से अपना डिफिकल्टी चालू होता है सीए कोर्स का। बाकी जो एक्चुअल जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ता है इंटर में, जब भी 8 सब्जेक्ट आ जाते हैं और वास्ट सिलेबस रहता है। तो एक्चुअल जर्नी वहां से मतलब चालू होती है, जो डिफिकल्ट पार्ट जो रहता है वो। फाउंडेशन तो फिर भी मतलब मोस्टली ट्वेल्थ के रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं वो निकल जाता है। तो जब आप सीए इंटर में आए और सीए फाइनल में, तो आपके हिसाब से फाउंडेशन के लिए आपको कितना टाइम लगा प्रिपेयर करने के लिए, फिर इंटर में कितना टाइम लगा और फाइनल में कितना टाइम लगा। फाउंडेशन में शायद 3 से 4 महीने लगे रहेंगे। मतलब फुल डेडिकेटेडली नहीं पढ़ता था फाउंडेशन के टाइम पे, तो 3 से 4 महीने में रोज का डेली 3-4 आवर्स करके होता रहेगा। इंटर में टोटल 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड मिलता है हमें। उसमें से भी मतलब डेली 7-8 आवर्स करके डेडिकेट किया रहूंगा मैंने। और फाइनल में 5 मंथ्स का स्टडी लीव मिलता है बिफोर एग्जाम्स। तो वो 5 मंथ्स मतलब 12-16 आवर्स करके मैंने डेडिकेट किए थे।
रिसेंटली अभी मैंने भी CFA लेवल 1 दिया था, उसको क्लियर किया था। तो मैं वो समझता हूँ कि इतनी लॉन्ग आवर्स पढ़ना होता है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ मोटिवेशन चाहिए होता है। बट CA में आप जैसे बोल रहे हो 5 महीने जब आपने उस टाइम को, मैं मतलब बिल्कुल रिगरसली पढ़ा, तो मतलब क्या दिमाग में क्या चलता था कि आज का दिन कंप्लीट हुआ है, कि आप एक हफ्ते का गोल रखते थे, एक दिन का गोल रखते थे, कि नहीं बस करते जा रहे थे हम? मेरा गोल एक दिन का रहता था कि शाम मतलब रात तक मुझे इतना चैप्टर कंप्लीट करना है। अब बहुत बार वो टारगेट नहीं मीट कर पाते हैं तो वो नेक्स्ट डे में शिफ्ट हो जाते हैं। और अकॉर्डिंगली बाकी का जो प्लान होता है कि जैसे हमारे माइंड में एक होता है कि ये मंथ एंड तक तो एटलीस्ट इतना हो जाना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली शिफ्ट करके प्लान चेंज करना पड़ता है बार बार। फाइनली मतलब प्रॉपरली सब स्ट्रक्चर करना पड़ता है कि ये सब्जेक्ट में अगर ज्यादा टाइम लगा तो दूसरे में कम टाइम दो और कैसे भी मैनेज करना पड़ता है। ऐसा। और CA फाउंडेशन, इंटर और फाइनल के तीनों में से आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या, जो पढ़ने में आपको बिल्कुल ऐसा लगता था कि ये तो बस मेरे लिए ही बने हैं, घिलमन ही इसको निकाल सकता है? और ऐसे कौन से सब्जेक्ट थे जो आपको लगता था कि अरे ना ही पढ़ने पड़े तो बेहतर है? तो फाउंडेशन में फेवरेट सब्जेक्ट तो अकाउंट्स था क्योंकि अकाउंट्स मेरा बहुत स्ट्रांग था पहले से। और सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट मेरे लिए लॉ था क्योंकि एकदम नया सब्जेक्ट था और थियरी मतलब था, सेक्शन याद करो, ये एकदम अलग ही कंसेप्ट, तो फाउंडेशन लेवल में वो डिफिकल्ट था। इंटर लेवल में भी अकाउंट्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स, क्योंकि मतलब प्रैक्टिकल है, सॉल्व करते जाओ तो अच्छा लगता था। एंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट टैक्स लगता था क्योंकि टैक्सेशन एकदम ही अलग ही कंसेप्ट था वो हाँ। भी। तो इंटर में वो डिफिकल्ट था। फाइनल में इजी जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो भी FR था, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और IDT। और डिफिकल्ट सब्जेक्ट मुझे लगता था ऑडिट, प्योर थियरी है। तीनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो स्कूल में नहीं पढ़े वो डिफिकल्ट लगते हैं यूजुअली। हाँ। और अगर आपको ये एडवाइस किसी नए इंसान को देनी हो जो बिल्कुल CA देख नहीं जा रहा है, वो इंडिया में सुनता है कि इतने कम बच्चे निकाल पाते हैं, इतनी मुश्किल होती है, फिर एक फाइनेंशियल ट्रबल भी होती है कि आपको इतने साल पढ़ना भी है, अगर अटेम्प्ट लगे, बहुत सारी और भी दिक्कतें हैं, तो आपको क्या लगता है कि यार आप क्या एक ऐसी एडवाइस दोगे कि यार भाई तू CA कर ले, क्योंकि अगर ये हो गया तो ये बेनिफिट है? और मतलब क्या मोटिवेशन आप उसको देना चाहोगे? देखो, CA कोर्स स्पेशल इसलिए क्योंकि उसका पासिंग परसेंटेज लो है अभी। कई ये बार अब जैसे हमने देखा कि पासिंग परसेंटेज बढ़ा दिया इंस्टीट्यूट ने, तो कहीं ना कहीं कोर्स का डिफिकल्टी थोड़ा तो इजी हो गया है। बाकी जो CA को रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है वो बाकी फील्ड से बहुत अच्छा है। तो ये एक रीजन है कि CA लोग परस्यू करना चाहिए, क्योंकि वो जितने भी लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने लोग को मैं जानता हूँ, कुछ एक पीरियड के बाद सबका CA ऑलमोस्ट क्लियर हो ही गया है, जिसने भी मतलब अटेम्प्ट किया। कुछ एक ही अटेम्प्ट में हो गए, कुछ को थोड़ा टाइम लग गया, बट अल्टीमेटली सबका करियर अच्छे से सिक्योर है अभी। तो मतलब मेरे को, करियर सिक्योर। सॉरी सर। हाँ। हाँ, मतलब अच्छा सिक्योर करियर चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, तो CA एक अच्छा कोर्स है उसके लिए। बिल्कुल। मतलब ये ऐसा वो पिक्चर जैसा नहीं है कि CA करने में बिल्कुल सदियां लग गई, ये हो ही नहीं रहा है, हो जाता है आखिर में, आप हाँ। चाहो तो। हाँ। मतलब डरने की जरूरत नहीं है। हाँ। और आपकी मतलब ये 5 साल की जर्नी बहुत लॉन्ग होती है मेरे हिसाब से, उसमें आर्टिकलशिप भी करनी होती है, पढ़ाई भी चल रही है, और अगर आप कोई जो ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हो तो आपकी चल ही रही है साइड बाय साइड, तो टाइम मैनेजमेंट कैसा रहता था आपका पूरे थ्रू आउट द जर्नी, क्योंकि टाइम तो हर चीज में लगी रहा है। हम्म। तो वो इस टाइम मैनेजमेंट ही सबसे डिफिकल्ट पार्ट रहता है, क्योंकि हमको ये जैसा आपने बोला कि आर्टिकलशिप मैनेज करना है, कॉलेज कॉलेज B.Com कर रहे हैं तो वो मैनेज करना है, तो उसमें प्रॉब्लम थोड़ी आती थी, लेकिन अल्टीमेटली अभी ऑप्शन था नहीं। तो आर्टिकलशिप जो ऑफिस आवर्स रहते थे वो 10 to 6 7 नॉर्मली होते। तो मैं करता था कि सुबह में थोड़ा जितना भी टाइम मिले उतना सुबह में प्रिपेयर कर लूँ एग्जाम के लिए, और बाकी ऑफिस आने के बाद मोस्टली एनर्जी नहीं रहती है पढ़ने के लिए, तो ऑफिस आने के बाद मोस्टली प्रिपरेशन नहीं हो पाती है, तो मैं यही ट्राई करता है कि सुबह में जितना हो सके मैं प्रिपेयर करके जाऊँ एग्जाम के और लिए। यू, अगर किसी की आर्टिकलशिप थोड़ा सा मतलब ऑफिस आवर्स जल्दी है, अराउंड 8 या 9, थोड़ा दूर रहता है, कोई भी ऐसा रीजन है, तो फिर वो क्या चीज कर सकता है मतलब आपके हिसाब से जो उसको हेल्प करे प्रिपरेशन के टाइम पे? तो अभी अब बहुत लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता है, उनको मतलब लॉन्ग वर्किंग आवर्स में मैनेज करना पड़ता है।
तो सजेशन ये रहे कि जो स्टडी लीव होती है उसका इफेक्टिवली यूटिलाइज करें, क्योंकि वो पीरियड ऐसा होता है कि वही डिसाइड करेगा कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा, आप कितना प्रिपेयर करोगे। तो वो स्टडी लीव को इफेक्टिवली यूटिलाइज करके बाकी का प्रिपरेशन हो सकता है निकाल। डेफिनेटली। और आर्टिकलशिप अपने आप में इतना बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, तो आपको क्या लगता है कि आर्टिकलशिप में इतनी चीजें सीखने को मिली है आपको, मतलब जिसने आपको एग्जाम में हेल्प करी, कि नहीं वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था जिसका एग्जाम से लेना देना नहीं है बट उसने बाकी अलग चीजें सिखाई आपको? आर्टिकलशिप मेरा जो था डोमेन वो ऑडिट और टैक्स था, तो हमको ऑडिट और टैक्स सब्जेक्ट तो है ही फाइनल में। आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस में जो जो मैंने सीखा वो एग्जाम में हेल्प तो करी बहुत सारी चीजें। अब जरूरी बहुत कुछ लोगों का डोमेन अलग होता है, जो मतलब निश डोमेन रहते हैं, वो हो सकता है कि एग्जाम में नहीं हेल्प करे, इन आगे जाके जब करियर जो जॉब चालू करेंगे वो या कुछ जो भी करेंगे वहां पे वो जरूर हेल्प करता है आगे जाके। तो आर्टिकलशिप डेफिनेटली। एक्सपीरियंस मतलब अच्छा हाँ, सबका अच्छा ही आता है, सबका अलग रहता है और कहीं ना कहीं वो हेल्प करता ही है। बिल्कुल। और मतलब कि अगर आप सी आर्टिकलशिप में कोई अच्छी जगह पर अगर लैंड नहीं हुए हैं, सबका अपना अपना जर्नी होता है, कोई बस ऐसे ही हम्म। किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में ऐसी जगह पे पहुंच जाता है कि बस अब काम करवा रहे हैं उससे, गधा मजदूरी हो रही है। तो उस अगर कोई उस मतलब तरीके से अब चल रहा है आर्टिकलशिप, तो फिर वो क्या करे, क्योंकि सीए तो तब भी क्लियर करनी है और हम्म। अब एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं है, तो फिर क्या माइंड में चलना चाहिए कि यार अब क्या करें? आर्टिकलशिप का पीरियड अभी 2 साल हो गया है, बस यही मोटिवेशन रखो कि 2 ही साल निकालने हैं। बाकी का आप चाहिए अपने स्किल्स पे वर्क कर सकते हो, और आपको कोई इंटरेस्ट है किसी इंडस्ट्री में या किसी डोमेन में, तब उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि एक बार आप क्लियर कर जाओ तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहेगी और आपको चांसेस भी मिलेंगे हर जगह। तो अगर आपने कोई स्किल डेवलप किया है तो आपको स्किल का रिकग्निशन जरूर मिलता है। डेफिनेटली। और आपने क्या फ्री मतलब बुक्स रिसोर्सेस यूज करे, क्या कोचिंग करी, उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? तो कोचिंग तो मैंने नहीं ली थी, लेकिन फ्री रिसोर्सेस मैंने बहुत यूज किए थे। जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज चैनल है जो मतलब बहुत सारा कंटेंट डालते हैं रिवीजन वीडियोस के फॉर्म में। तो अगर किसी ने कोचिंग नहीं भी ली है वो रिवीजन वीडियोस देख लेगा तो उसको कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में भी इजी होता है। जैसे सब्जेक्ट वाइज और बोलूँ तो एफआर और एएफएम के लिए मैंने प्रतीक जगाती के रिवीजन लेक्चर्स रेफर किए थे, और कुछ कुछ नोट्स थे, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह थे, वो मैंने रेफर किए थे। ऑडिट के लिए एज सच मैंने वो कुछ इतना रेफर नहीं किया, लेकिन कभी कभी शुभम केसवानी सर का रिवीजन वीडियोस देखता था, उसमें थोड़ा क्लैरिटी मिल जाता ऑडिट के लिए। डीटी के लिए मैंने भनवर बोराना और यश खंडेलवाल सर के रिवीजन लेक्चर्स रेफर किए थे, और आईडीटी के लिए अक्षांश करके। तो उसमें से मतलब बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, और क्या क्या चीज़ पे फोकस करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, और मतलब कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाते, क्वेश्चंस सॉल्व करने में इजी होता है। और यूट्यूब के अलावा और कोई आपने किसी और जगह का यूज किया था फ्री रिसोर्सेज के लिए? और टेलीग्राम चैनल है जैसे इन सारे फैकल्टी के, जहाँ पे वो कुछ नोट्स डाल देते हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बता देते हैं, कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स या मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस करके होते हैं, तो वो मैंने रेफर किए थे। और आपकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स थी एग्जाम्स को क्लियर करने की, जब आप एग्जाम टाइम पे आ जाते थे, बैक टू बैक पेपर्स होते हैं, तो आपकी क्या दिमाग में था कि यार ये चीज मेरे लिए काम करती है या ये नहीं करती है? तो अभी एक सिंपल था कि मतलब जितना 1.5 दिन आप हमको एग्जाम के पहले मिलते हैं रिवीजन के लिए, तो वो 1.5 दिन में जितना भी आप रिवाइज करोगे, जो जो टॉपिक्स को टच करोगे, वो मोस्टली एग्जाम में याद रहते हैं। तो मेरा फोकस यही था कि जो जहाँ पे जहाँ मेरी स्ट्रेंथ है, जो क्वेश्चंस मैंने अच्छे से किए, जो टॉपिक्स मेरे स्ट्रांग है, पहले मैं वही अटेम्प्ट करूँ। जो टॉपिक्स मैंने नहीं पढ़े, कभी कभी सरप्राइज क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, उसको हम लास्ट के लिए रखते हैं, क्योंकि अगर 100 मार्क का पेपर है उसमें से मोस्ट प्रोबेबली 20-30 मार्क्स तो ऐसा आ ही जाते हैं कभी कभी, कि एकदम सरप्राइज आउट ऑफ द बॉक्स। तो उसको हम लास्ट में ही रखे, और उसको भी मतलब मेन गोल ये होता था कि पूरा 3 आवर्स में पूरा 100 मार्क्स पेपर हम सॉल्व कर पाए। डेफिनेटली। और जैसे कि सी बहुत सारे बच्चे देते हैं, बहुत सारों का नहीं निकलता है, बहुत सारों का निकलता है, बहुत सारों की रैंक आती है जैसे आपकी आई, तो वो क्या लगता है कि मेहनत सब कर रहे हैं, सब अपने अपने हिस्से का पूरा दे रहे, लेकिन किसी की हम्म। अगर रैंक आ रही है, क्लियर कर रहा है, तो क्या एक डिफरेंस है जो आपको लगता है ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं ऐसा हो, बट क्या आपको लगता है हम्म। ये इस
इंसान में ये चीज थी इसलिए इसका सी शायद निकल पाया, और शायद इस इंसान का इसलिए निकल पाया कि शायद ये चीज उसने ध्यान नहीं दिया होगा, कोई ऐसी चीज। तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है लक। अभी ऐसा हो सकता है जो Yes. मैंने पढ़ा वो एग्जाम में आ गया, जो किसी और ने पढ़ा वो नहीं आया। एक बंदे ने ऐसे टॉपिक पे फोकस किया जिसका नॉर्मली बहुत वेटेज होता है, लेकिन वो टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं आए। तो कभी कभी लक पे डिपेंड करता है, कभी कभी आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन अपने हाथ में ही नहीं होती, जैसे आपने बोला आर्टिकलशिप अगर ऐसे जगह मिल गई जहाँ पे टाइम ही नहीं मिलता है, तो वो सिचुएशन आपके हाथ में ही नहीं है। तो ये सारी चीजें होती है कि थोड़ा किसी को टाइम लग जाता है, किसी को रैंक आ जाते हैं। मोस्टली ये रहता है कि अगर आपको क्लियर करने का थोड़ा अश्योरेंस चाहिए तो आप प्रैक्टिस कर ज्यादा से ज्यादा करो, मॉक पेपर सॉल्व करो, रिवीजन करते रहो, एंड अल्टीमेटली वो रिजल्ट दिख ही जाता है कुछ टाइम में। बनी बात है, आपका रिजल्ट देखा ही है। और लेकिन जब आप पेपर देने जा रहे थे फाइनल का, तो आपको हम्म। पता था कि यार अब रैंक आ रही है, अब बस इस बार कमाल होने वाला है, कि नहीं आपको श्योरिटी थी कि क्लियर हो जाएगा? अश्योरिटी थी क्लियर हो जाएगा, और कहीं ना कहीं उम्मीद तो थी कि रैंक आ सकता है, क्योंकि अभी ये पिछली बार तक जैसे 800 मार्क्स से पेपर होते थे, ये बार 6 सब्जेक्ट थे, 600 मार्क के, तो कहीं ना कहीं अंदाजा नहीं था कि रैंक के लिए कितना मार्क्स आना चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा मुझे पता था कि पेपर मेरे बहुत अच्छे गए और रैंक आने का चांस है अच्छा खासा। ये तो अंडरस्टूड है कि पेपर देने के बाद कोई झूठ नहीं बोल सकता कि पेपर अच्छा बुरा कैसा गया है, क्लियर रहता है कि क्या होने वाला है। हाँ, एक्चुअल में पेपर देने के बाद अपने अंदर से तो पता चल जाता है कि कैसा रिजल्ट आने वाला है। और अगर कभी आपका पेपर खराब हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? पेपर खराब होता है कभी कभी, इंटर में मुझे मेरा पेपर खराब हुआ था। बस यही था कि जैसे एक ग्रुप्स होते हैं फाइनल और इंटर में, एक ग्रुप 1 ग्रुप 2। बस यही उम्मीद थी कि यार ग्रुप 1 का पेपर अच्छा नहीं गया तो ग्रुप 2 पे फिर एटलीस्ट फोकस करो, और दूसरे पेपर पे अफेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लक काम कर जाते हैं और जो अच्छा नहीं गया पेपर उस पे भी क्लियर हो जाते हैं। तो मतलब मेन यही था कि मूव ऑन कर जाओ, जो जैसा भी गया जो भी गया, अगले पेपर पे ज्यादा फोकस करो। और मतलब अब सीए तो अपनी जगह चल ही रहा है, सब कुछ है ही, बट दोस्त होते हैं, हॉबीज होती है, तो आप उस पूरे टाइम में आपके दोस्तों का क्या रोल था? आप क्या करते थे मतलब फ्री टाइम में? फ्री टाइम मोस्टली इतना नहीं मिल पाता था कि आर्टिकलशिप होती थी, पढ़ाई करनी होती, लेकिन एटलीस्ट आर्टिकलशिप के टाइम पे मैं ट्राई करता कि जितना हो सके दोस्तों के साथ आउटिंग करना है, ट्रिप वगैरह पे आना है, वो मैं जितना हो सके मैं इन्वॉल्व होता था उसमें, पार्टिसिपेट करता। लेकिन जो लास्ट 5 मंथ्स होते हैं स्टडी लीव के, वो ऐसा होता है जहाँ पे आपको पूरा टाइम डेडिकेट करना ही पड़ता है, अदरवाइज वो थोड़ा सा भी अगर कमी रह जाए तो रिग्रेट होता है बाद में कि इतना करता तो शायद और अच्छे मार्क्स आते या पास हो जाता। तो वो टाइम पे मैंने सब अवॉइड किया और मोस्टली स्टडी पे ही फोकस था। तो बहुत सारे ट्रिप्स पार्टीज सब मिस करने पड़े उसके वजह से। लेकिन अब लग रहा है कि वर्थ इट था, जब रिजल्ट आ जाते हैं पास हो जाता है, तो फिर वो सब ध्यान में नहीं आता, सब भूल जाते हैं। और जैसे कि अब एक दिन में पूरी लाइफ चेंज हो जाती है जब एक रैंक आती है या सीए क्लियर होता है, तो आपको क्या डिफरेंस, मतलब ये सीए से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बट लोगों के बिहेवियर में क्या डिफरेंस लगता है कि यार पहले जब क्लियर नहीं हुई थी तब ऐसा होता था, अब क्लियर हो गई है तो ऐसा होता है? तो डिफरेंस तो होता है कि जैसे रैंक आ गए तो लोग रिकॉग्नाइज कर दे। अभी जैसे लोकल ट्रेन में था मैं, कुछ लोग आ गए मिलने के लिए कि अच्छा आप एयर 3 आए हो। और बाकी भी मतलब जैसे सोसाइटी में लोग होते हैं, फैमिली में लोग, रिकॉग्निशन मिलता है सबसे कि अरे हम इसने रैंक लाया है, हमारे साथ में इतना टाइम से था, और अच्छा लगा, मतलब सबने, मतलब सबने सपोर्ट किया है, तो सब खुश थे कि रैंक आने से मेरे। तो वो एक रहता है कि स्टेटस सोसाइटी में अच्छा मिलता है। और लाइक पूरी जर्नी में बहुत टाइम आता है जब स्ट्रेस ज्यादा होता है, जब कभी कभी तो अच्छे दिन है लेकिन कभी कभी खराब दिन भी होते हैं, तो स्ट्रेस वाले टाइम पे आपकी क्या मतलब स्ट्रैटेजी रहती थी? आप उस दिन को कैसे कंप्लीट करते थे? अभी मोस्टली स्ट्रेस ऐसा टाइम पे होता है जब भी कुछ हम पढ़ रहे बार बार फिर भी कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो मैं अवॉइड कर सोचता था कि एटलीस्ट वो सब्जेक्ट को आज के लिए अवॉइड करो, या कुछ फॉर अ चेंज अगर ब्रेक लेना है, अगर ब्रेक लेने का जरूरत है तो मैं ब्रेक ले लेता था थोड़ा। अगर ऐसे कभी वॉक पे जाना है या माइंड फ्रेश करने के लिए, मैं कुछ ऐसा करता है कि एटलीस्ट माइंड फ्रेश हो जाए, या तो एटलीस्ट वो सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाता जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है। तो
कभी कभी ब्रेक लेना जरूरी होता है, तो मोस्टली ये ट्राई करता है कि मैं बर्न आउट ना हो जाए, तो वैसे ही ब्रेक ले लेता था मैं। आपने अभी बोला कि आपको बर्नआउट होने से बचाते हो अपने आप को, लेकिन आपने बोला कि 12-12 घंटे भी पढ़ लेते हो। तो उस दिन पे क्या स्ट्रैटेजी होती है कि यार अब क्योंकि एक फोकस लिया बैठ गए हो पढ़ना है, लेकिन 12 घंटे प्रोडक्टिविटी एक सिटिंग में तो नहीं होगी, बीच में मतलब मैं तो शायद उठ जाऊंगा। तो आपका क्या वो बोल रहा था कि उस 12 आवर्स को आप कैसे डिवाइड करते हो, कब ब्रेक लेते हो कब नहीं लेते हो? तो मेरा ये रहता है कि हर हाफ एन आवर या 1 आवर में मैं 5-10 मिनट्स का ब्रेक लेता था। उससे मतलब एटलीस्ट एक थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है और थोड़ा अलग लगता है। तो मतलब एक साथ बैठ के वो फिर पढ़ाई नहीं हो पाती कि मतलब 2-3 घंटा एक साथ आप पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं जो आपने पढ़ा है पहले आप वो भूल जाओगे। तो इसलिए ब्रेक लेना उसके लिए मेरे लिए जरूरी था कि हर आधे एक घंटे में मैं ब्रेक लूँ। और मतलब ये था कि पूरा दिन है मेरे हाथ में, तो जितना हो सके वो टाइम में मैं पढ़ाई प्रिपेयर करूँ। मतलब पूरा दिन जितना मैं पढ़ पाऊँ एक दिन में, वो मैं ट्राई कोशिश रहती है कि पूरा मैं यूटिलाइज कर पाऊँ। अच्छा, तो आप टाइम नोट करते थे कि नहीं, आप पूरा दिन जितना पढ़ सकते हो उस चीज का एम रखते थे? हाँ मतलब जितना टाइम मिल जाए, कभी अगर किसी वजह से पूरा कुछ ब्रेक आ जाए, कुछ नहीं पढ़ पाऊँ, तो अनअवॉइडेबल रहता था, बट कोशिश करता है कि अगले दिन कवर अप हो जाए या आगे जाके वो कवर अप हो जाए। और ऐसी क्या स्किल्स है जो आपको लगता है आपने इस पूरी लॉन्ग जर्नी में सीखी, क्योंकि 12 घंटे बैठने की एक सिटिंग बनी होगी, स्ट्रेस हैंडल किया होगा और भी बहुत सारी चीजें होगी। अब वो क्या लगता है कि यार पहले दिन जब गिलमन ने डिसाइड किया था कि यार सीए फाउंडेशन लेनी है, और आज का दिन है जब एक रैंक आ गई है, तो वो क्या लगता हम्म। है क्या डिफरेंस है उन दोनों इंसानों में? अभी मतलब एटलीस्ट पेशेंट हूँ मैं पहले से बहुत ज्यादा है, क्योंकि 5 साल वेट करना एक डिग्री के लिए, तो जिसके लिए सर्टेनिटी भी नहीं है कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, तो पेशेंस बहुत डेवलप हो गया है। बाद भी बाकी कंसिस्टेंसी एक मतलब बन गई है कि कैसे कंसिस्टेंटली हमको परफॉर्म करना है अगर रिजल्ट आना है। और टाइम मैनेजमेंट एक चीज जो मैंने सीखी कि सब वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, आर्टिकलशिप और स्टडीज कैसे मेंटेन करना है। तो ये और मतलब फोकस करना कि एक पर्टिकुलर टास्क पे कैसे कितना फोकस कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मतलब बेसिक स्किल्स थी जो डेवलप हुई इसके मेरे सीए कोर्स के वजह से। और अब जैसे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, 5 साल में 5 आईपीएल होते हैं, एक वर्ल्ड कप हो जाता है। तो आपकी क्या हॉबीज थी जो आपको मतलब बिल्कुल है कि जैसे मुझे क्रिकेट देखना बहुत पसंद है, तो हम्म। आपके लिए वो क्या चीजें थी कि यार ये मिस करनी पड़ रही है, ये मेरी फेवरेट है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ? तो मैं फुटबॉल देखता हूँ, और मेरा एग्जाम जैसे मई में था, तो नॉकआउट जो होते एक चैंपियंस लीग बार के हार और तो सीजन एंड रहता है, वो सब मुझे मिस करना पड़ा ये बार, क्योंकि मतलब अगर वो देखने लगता, लेट नाइट मैचेस होते, तो मेरा टाइम बहुत निकल जाता। तो ये पहली बार था जब मुझे ये सब मिस करना पड़ा है अपने एग्जाम्स की वजह से। और आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? रोनाल्डो। रोनाल्डो, बिल्कुल डेडिकेशन। और लाइक सिर्फ फुटबॉल के अलावा और कोई और भी हॉबीज है जो आपको लगता है अब आप कि अब आप पूरी सीए कंप्लीट हो गई, क्या इनको परस्यू करना है, ये मेरी हॉबीज थी मैंने छोड़ दी थी अब वापस करूंगा, ऐसी क्या चीजें? सच और कुछ नहीं है अभी। मतलब मेन तो हॉबीज ऐसा सच कुछ नहीं है, मतलब फुटबॉल देखता था कभी, इन सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना, वो सब ही है। बट देखते हैं कुछ एक अच्छी हॉबी मुझे डेवलप करना है कि फ्री टाइम जब मिले तो मैं वो परस्यू करूँ फ्री टाइम के लिए। और मतलब एग्जैक्टली आपको आप क्या एक एडवाइस देना चाहोगे ऐसे इंसान को जो सी की प्रिपरेशन में कर रहा है कि ये एडवाइस जो अगर आपने स्टार्ट करी होती आपको मिलती तो आपको और हेल्प होती? एडवाइस मैं यही करूंगा कि जर्नी बहुत लॉन्ग है, कुछ लोगों के लिए और लॉन्ग हो जाती है, लेकिन हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सीए किया वो बहुत सक्सेसफुल है, जिस फर्स्ट अटेम्प्ट में हुए चाहे मल्टीपल अटेम्प्ट्स में हुए। बहुत ऐसे भी है जिन्होंने सीए ड्रॉप आउट कर लिया किसी रीजन से, लेकिन वो दूसरे फील्ड में सक्सेसफुल है। तो कहीं ना कहीं सीए कोर्स से जो लर्निंग मिलती है, चाहे आप क्लियर करो या ना करो, वो आपको लाइफ टाइम में जरूर हेल्प करती है। तो मतलब आपको इतना लॉन्ग टर्म ये सोचना ही नहीं है कि अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन निकलता है आपका प्रिपरेशन का। आपको बस आज पे ध्यान देना है, एग्जाम्स पे ध्यान देना है, और जर्नी पे आपको फोकस करना है कि जितना हो सके आप इसमें सीख पाओ और जितना हो सके आप एफर्ट डाल पाओ। काफी अच्छी एडवाइस है ये, इवन मैं भी एडवाइस रखूंगा। और
अब आगे का क्या प्लान है कि फाइनेंस में किस फील्ड में जाना चाहोगे आप? सीए में बहुत सारी चीजें आप सीखता है इंसान, तो आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट अब किस फील्ड में जिसको आप और एक्सप्लोर करोगे, एक्सपर्टीज अपनी उसमें डेवलप करोगे? एज सच अभी मुझे अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं आइडेंटिफाई कर पाया, तो मैं एक्सप्लोर करूंगा कि जो जो भी फील्ड्स है फाइनेंस में, इनिशियली मैं एक्सप्लोर करूँ कौन सा मुझे सूट करता है, और फिर अकॉर्डिंगली उसमें मैं अपना एक्सपर्टीज डेवलप करना चाहूंगा। और प्लान इंडिया में रुक के काम करने का है कि कहीं बाहर जाने की भी इच्छा है कि नहीं? नहीं नहीं, इंडिया में ही रुकने का प्लान है फिलहाल, तो एटलीस्ट आगे देखते हैं कब प्लान में चेंज आ जाए। और ऐसी कोई चीज आपको याद है जो आपकी प्रिपरेशन की, गिल्टी प्लेजर होता है ना कि किसी इंसान जो डाइट पे उसको कुछ खाना पसंद है और वो नहीं रोक सकता अपने आप को, तो आपके लिए ऐसी क्या चीज थी पूरी सीए जर्नी में जो रोकना सबसे मुश्किल चीज थी आपके लिए? रोकना एक मुश्किल था कि जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स थे वो मतलब बाहर जाते थे, ट्रिप्स पे जाते थे, पार्टीज करते थे, तो कहीं ना कहीं वो इनवाइट तो जरूर करते थे कि अगर टाइम हो सके तो आ जाना, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता था कहीं ना कहीं। तो वो एक चीज था, तो कभी कभी थोड़ा गिल्ट आता था थोड़ी देर के लिए, एटलीस्ट एग्जाम रिजल्ट के टाइम तक भी थोड़ा थोड़ा गिल्ट था, लेकिन एटलीस्ट रिजल्ट जब आ गया उसके बाद फिर वो सब भूल गया मैं तो। वो एक रहता है कि आसपास सब एंजॉय कर रहे, फेस्टिवल्स है, तो वो एक थोड़ा सा गिल्ट होता है। और जो like, जो प्रिपरेशन टाइम होता है आपका, तो उसको आपने कैसे डिवाइड किया था? फाउंडेशन के लिए, इंटर के लिए और फाइनल के लिए, मतलब अलग अलग बता सकते हो क्या? फाउंडेशन की 4 महीने मैंने ऐसे ऐसे सोचा था ये करूंगा और ऐसे ऐसे किया, और बाकी 2 लेवल के लिए? फाउंडेशन में मैंने सोचा था कि 4 महीने का प्रिपरेशन है, तो 3 महीने में मैं पूरा सिलेबस एटलीस्ट वन फर्स्ट रीडिंग कर दूंगा, और लास्ट मंथ में रिवीजन करूंगा, ये ऐसा प्लान था। मोस्टली वो प्लान के हिसाब से सब नहीं हो पाता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया था प्रिपरेशन में ही। तो 3 मंथ्स की जगह वो 3.5 मंथ्स हो गया, रिवीजन के लिए थोड़ा कम टाइम मिला, लेकिन अल्टीमेटली वो फिर मैनेज करना पड़ा वो उतना लिमिटेड रिवीजन में। इंटर में भी सिमिलर ही प्लान था कि 6 मंथ्स में या 6.5 मंथ्स में फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाए और लास्ट मंथ सिर्फ रिवीजन को ही दे। लेकिन ऐसा हो गया था कि ऑलमोस्ट 8 मंथ्स ही फर्स्ट रीडिंग में लग गए, और एग्जाम थोड़ा ऐसे 15 दिन से एक्सटेंड हो गए थे, तो उसके वजह से मैं रिवीजन कर पाया उतने में। और फाइनल का था कि 5 मंथ्स का प्रिपरेशन है, तो 3.5 मंथ्स में फर्स्ट रीडिंग हो जाए, बाकी फिर मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने थे, आरटीपी क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने थे, लेकिन उसमें भी जैसे लास्ट में मुझे 10 15 15 20 दिन ही मिल पाए रिवीजन करने के लिए, तो अकॉर्डिंगली प्लान चेंज करना पड़ा उसमें। तो प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी भले ही थी मेरी कि मैक्स टू मैक्स मेरी 4 5 रिवीजन कर पाऊँ, लेकिन अल्टीमेटली मैं वन टाइम ही रिवीजन कर पाया, और मेन ये था कि क्वालिटी अच्छा होना चाहिए रिवीजन का क्वांटिटी के कंपैरिजन में। सही बात है। और क्या बुक्स आपने यूज करी उस पूरे ड्यूरेशन में? मतलब कोई अलग रेफरेंसेस थी कि नहीं? करिकुलम का मॉड्यूल था, क्या था? जो आईसीआई का मॉड्यूल रहता है मैं वही रेफर करता था, क्योंकि मैंने पास पेपर्स देखे, ट्रेंड्स देखे थे कि क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में वो मोस्टली आईसीआई मॉड्यूल से ही आते हैं, और जो उसके एक्सपेक्टेड आंसर होते हैं वो भी जो मॉड्यूल के आंसर है वही होते, तो फोकस क्लियर था कि आईसीआई के मॉड्यूल से ही पढ़ना है। और उस चीज से कोई डिफरेंस, मतलब आपको ऐसा फील हुआ क्या नहीं मुझे पता था इसी टाइप के क्वेश्चन अगर वैसे ही आए पेपर में जब आपने दिया पेपर तो? हाँ मतलब कुछ क्वेश्चंस होते जो थोड़े अनएक्सपेक्टेड होते ही है, अदरवाइज जैसे नॉर्मल ट्रेंड है कि एटलीस्ट 60% जो है मॉड्यूल से आएगा, उतना तो था, मॉड्यूल से आए थे क्वेश्चंस। और एक ये बार जैसे नया सब्जेक्ट था आईबीएस, जिसमें 5 सब्जेक्ट्स कंबाइन, मतलब जो फाइनल के 5 सब्जेक्ट्स है वो प्लस 2 सेल्फ टेस्ट के सब्जेक्ट है वो कंबाइन करके पेपर आया था। तो वो पेपर ओपन बुक टेस्ट था, तो उसमें बहुत इजी हुआ था क्योंकि मैंने मॉड्यूल से ही पढ़ा था, और सबके लिए प्रिपरेशन उसी से किया था, तो मतलब आंसर ढूंढने में बहुत इजी हो गया था, और पेपर जल्दी कंप्लीट हुआ उसके वजह से। और सीए के बाद कोई और ऐसी इच्छा है आपको, कोई ऐसी प्रोफेशनल डिग्री करने की कि नहीं अब बस बहुत पढ़ लिया? नहीं फिलहाल तो कुछ प्लान नहीं है सच, कि फिलहाल तो मेरा ये है कि बहुत पढ़ लिया, अभी के लिए थोड़ा रेस्ट लेते हैं या कोई दूसरा मतलब फील्ड एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन आगे जाके देखते हैं, हो सकता है कि कोई प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करूँ मैं। और आपको सबसे अच्छे तरीके से कनेक्ट करने का क्या, मतलब आप लिंक्डइन पे ज्यादा एक्टिव हो, इंस्टाग्राम पे कहाँ एक्टिव हो, कि कोई अगर कोई गाइडेंस चाहता है, कोई हेल्प चाहता है तो आपको कहाँ अप्रोच कर सकता है?
लिंक्डइन पे मैं एक्टिव हूँ, तो अगर लिंक किसी को कोई कांटेक्ट करना चाहे तो लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकता है। हाँ, ये बात मैं मेंशन करना चाहता हूँ, मैंने भी गिलमन को लिंक्डइन पे कांटेक्ट किया और बहुत हम्बल है वो, क्योंकि उसने बिल्कुल रिप्लाई कर दिया था कि ठीक है अपन करते हैं, काफी अच्छी चीज है। तो थैंक यू सो हम्म। मच गिलमन उस चीज के लिए, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने सोचा था कि यार एक बार मैं पूछता हूँ कि क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन थैंक यू सो मच उस चीज के लिए। और थैंक यू आज आपके टाइम के लिए भी। आई नो इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग और कुछ ये हम्म। वाली आदतें लग चुकी है कि अब जल्दी उठना है और हम्म।